एशिया कप हम ये खेलने चले गए ना। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये ठीक डिसीजन था। आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि 2030 इंडिया कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने वाला है और 2036 इंडिया ओलंपिक्स होस्ट करने वाला है। अगर मैं डिप्लोमेटिकली अगर इसे देखूं, अगर हम लोग यहाँ से बॉयकॉट करते तो हम पे बहुत सारे ग्लोबल सैंक्शंस लगते। स्पोर्ट्स हैज बिकम अ सॉफ्ट पावर और ये सरकार जानने लगी कि स्पोर्ट्स से हम वर्ल्ड अट्रैक्शन पा सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में भी। बहुत ही उम्दा परफॉर्म किया थ्रू आउट द टूर्नामेंट। सभी खिलाड़ियों ने अपना सर्वस्व दिया, लेकिन वहाँ पे एक उभरते सितारे निकल कर आए हैं जिनका नाम है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा तो मुझे लगता है कि वो ट्रेविस हेड के ही नक्श कदम पे चल रहे हैं। ट्रेविस हेड जैसे हमारा अगेंस्ट ऑल आउट अटैक करते थे, अभिषेक शर्मा वही शरीर रखेंगे और वही उनका नाच होगा। उन्हें चेंज नहीं करना चाहिए। जीत तो गए ट्रॉफी, लेकिन ट्रॉफी हमारे पास आई नहीं। अब आए दिन मैं सोशल मीडिया पे ये देखते रहता हूँ कि आज उन्होंने बीसीसीआई से माफ़ी मांग ली। कभी वो कह रहे हैं कि सूर्य कुमार जब पाकिस्तान आएंगे हम एक इवेंट करेंगे, उस इवेंट में मैं सूर्य कुमार को हैंड ओवर करूँगा ट्रॉफी। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ट्रॉफी हम तक आएगी या नहीं आएगी, तो उसके पीछे हमारी बीसीसीआई या फिर हमारी गवर्नमेंट या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है इसके लिए। ट्रॉफी लाहौर में नहीं है, ट्रॉफी यूएई में। तो ट्रॉफी तो आने वाली है। जहाँ तक मोहसिन नकवी का सवाल है, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है विजनरी वॉइस बॉक्स के पॉडकास्ट चैनल पे। और आज एक और धमाकेदार पॉडकास्ट हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि हमारे जो आज का शीर्षक है वो रहने वाला है जियोपॉलिटिक्स। साथ ही साथ में हम क्रिकेट की भी बात करने वाले हैं। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जिनका नाम है विभोर। विभोर पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, साथ ही साथ में ये किताबें भी लिखा करते हैं, यानी कि ये एक ऑथर भी है और उसके साथ साथ में ये एक क्रिकेट के समीक्षक भी है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। तो विभोर भाई, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में और तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपके साथ एक पॉडकास्ट और करके हमने किया है। तो आप अपना इतना कीमती समय निकल कर आए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विजनरी वॉइस बॉक्स की टीम की तरफ से। थैंक यू राहुल जी कि आपने मुझे टाइम दिया। एंड मैं आपके मंच से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि मुझे आपने अवसर दिया ताकि मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूँ आज की क्रिकेट सिनेरियो पे और आज की जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो पॉडकास्ट होगा वो बहुत ही फ्रूटफुल होगा। बाकी ऑल द बेस्ट टू अस। चलो, वेलकम विभोर जी एक बार फिर पॉडकास्ट पे। welcome. और मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि लोग आपको जानते हैं। ठीक है, तो आपका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी राहुल जी ने दे ही दिया है। ठीक है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो अभी जो एशिया कप हुआ है उस पर बात ना हो तो बेकार हो जाएगा। तो उस पर बात करते हैं। इंडिया में पहलगाम में अटैक हुआ, ठीक है, वहाँ से कहीं ना कहीं रेवेंज लेना था। ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने किया। उसके बाद बॉयकॉट किया कि हम पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, कोई भी बात नहीं होगी, और सारी चीज़ें हमने बॉयकॉट करना स्टार्ट किया। और डिप्लोमेटिकली भी उन पे कहीं ना कहीं हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की। लेकिन फिर ये एशिया कप पहले हो रहा था कि हम खेलेंगे नहीं, उसके बाद हम ये खेलने चले गए ना। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये ठीक डिसीजन था और आपकी क्या व्यूज़ हैं इस पे। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ। आपको पता होगा कि अगर जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तब उन्होंने इंडिया पे बहुत सारे टैरिफ लगाया था, 25% टैरिफ लगाया था। हम जब मोदी जी हम अमेरिका गए थे, हम लोगों को लगा कि टैरिफ में कुछ कमी होगी, कुछ हमें राहत मिलेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर हमें ये राहत मिली कि तहव्वुर राणा जो 26/11 का मास्टरमाइंड था, जो अमेरिका की जेलों में था, उसे वहाँ से एक्स्ट्राडाइट किया गया। तो जब वहाँ से एक्स्ट्राडाइट किया गया उसे, वो लश्कर का ऑपरेटिव था, तो लश्कर तोयबा में हड़कंप मच गई। तो अब पिक्चर में आता है आसिम मुनीर। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो इमरान खान है। तो आसिम मुनीर बहुत दिनों से ताक में था कि मैं पाकिस्तान के लोगों के दिलों में कैसे आऊँ, मैं लाइमलाइट में कैसे आऊँ। तो ये मौका आसिम मुनीर का था टू बी पाकिस्तान हीरो। तो उसने अपनी पॉइजनस स्पीच दी कि हिंदूज एंड अस आर डिफरेंट, हम दोनों के कस्टम्स डिफरेंट होते हैं। उसके 4 दिन बाद पहलगाम होता है, जिसमें हमारे 26 भाई शहीद हो जाते हैं। तो उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है, जहाँ पे हम नूर खान एयरबेस पे अटैक करते हैं, जहाँ पे हम उनके 12
या 14 एयरबेस 11 एयरबेस को तबाह करते हैं, जहाँ पे उनके 10 फाइटर जेट्स को हम डिस्ट्रॉय करते हैं। एंड बहावलपुर और मुरीद के पे जो अटैक होता है, मुरीद के पे जो टेररिस्ट सेंटर थे उनको हम डिस्ट्रॉय करते हैं। अब पाकिस्तान जाता है डोनाल्ड ट्रम्प के पास। पाकिस्तान की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? दूसरी कंट्री से डिप्लोमेसी करती है, पाकिस्तान पापामेसी करती है। क्या करती है? पापामेसी। अच्छा। आपने कभी देखा होगा कि जब क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया से आ जाए, उन्हें बुरा नहीं लगता, पर ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच हो और ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा दे तो वो ट्रेविस हेड को अपना पापा बना लेंगे। पापा बना लेते हैं। या केन विलियमसन को अपना पापा बना लेंगे। हाँ। कि केन भाई तू हमारा बदला ले, क्योंकि इंडिया चीटिंग करता है क्रिकेट में, जो जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो उन्होंने ट्रम्प को अपना बाप बना कर रखा है और चाइना को अपना बाप बना कर रखा है। तो जब चाइना वाले पापा से लात पड़ती है, लोग ट्रम्प के पास जाते हैं कि सीज़फायर रोक दो। तो बीइंग ट्रम्प्स एडवोकेट, मैं ट्रम्प की यहाँ प्रशंसा नहीं करूँ, बीइंग ऑन ट्रम्प साइड, उसने ये कहा होगा कि तुम इंडिया डीजीएमओ से बात करो ताकि वो सीज़फायर रोक दे। तो तभी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सीज़फायर होता है। एंड ट्रम्प बहुत चेस्ट थम्पिंग करता है कि मैंने सीज़फायर रोका, तो वो 40 बार बोल देता है। अभी जो लेटेस्ट यूएन की स्पीच है ना, तो वो कहता है कि आई हैव रिजॉल्व्ड द टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड ये दुनिया का पहला ऐसा प्रेसिडेंट है जो कहता है कि कश्मीर इज अ 100-year प्रॉब्लम, जबकि उसे इतिहास पता नहीं है। तो मैं तो बहुत ही अचंभे में रहता हूँ कि हाउ ही कैन बी द पोटस ऑफ अ वेरी, हाउ कैन ही बी द पोटस। तो जहाँ तक एशिया की कप की बात है, मुझे भी लग रहा था कि एशिया कप कैंसिल हो जाएगा एंड आफ्टर ऑल दैट पाकिस्तान हमसे नहीं खेलना चाहेगा। पर आफ्टर 3-4 months आई वॉज सरप्राइज कि मोहसिन नकवी अपने ट्विटर अकाउंट से एशिया कप की डेट्स अनाउंस कर दिए। पहले तो हमने मना कर दिया था कि हम ढाका में भी मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे जहाँ पे एशिया कप शेड्यूल होने वाला था, क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदूज की हालत है अंडर द रूल ऑफ यूनुस के बारे में किसी को कभी और बताऊंगा। तो पहले तो हमने मना कर दिया था। फिर आफ्टर इंडिया ने दूसरे बोर्ड्स को भी देखा होगा, जो अफगानिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, उन बोर्ड्स को भी देखा होगा। फिर उनके लिए उनको हेल्प करने के लिए इंडिया ने वर्चुअली ज्वाइन किया होगा। तो वर्चुअली डिसाइड हुआ होगा कि एशिया कप रख लेते हैं। आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि 2030 इंडिया कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने वाला है और 2036 इंडिया ओलंपिक्स होस्ट करने वाला है, अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो और अभी दिसंबर में इंडिया में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है। अगर हम लोग यहाँ से, अगर मैं डिप्लोमेटिकली अगर इसे देखूं, अगर हम लोग यहाँ से बॉयकॉट करते तो हम पे बहुत सारे ग्लोबल सैंक्शंस लगते, लोग हमें बॉयकॉट करते, और कहीं ना कहीं आफ्टर 2020 टोक्यो ओलंपिक्स स्पोर्ट्स हैज बिकम अ सॉफ्ट पावर, और ये सरकार जानने लगी कि स्पोर्ट्स से हम वर्ल्ड अट्रैक्शन पा सकते हैं। सो टू कीप अ इमेज ऑफ इंडिया बीइंग द डोमिनेंट फोर्स थ्रू स्पोर्ट्स, हमारी ये कंपल्सन थी कि हम एशिया कप में पार्ट ले, राइट, और पाकिस्तान से खेले, वरना तो मुझे और कोई रीज़न नहीं दिखता। चलिए, आपने इसको बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया कि इंडिया ने एशिया कप में पार्टिसिपेट क्यों किया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम बात कर रहे हैं, अगर हम इतने ज़्यादा ही विजनरी है कि हम स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स को ज़िंदा रखने के लिए, या फिर हमारे पर कोई इंटरनेशनल सैंक्शन ना लगे उसकी वजह से अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं, या फिर अदर नेबरिंग कंट्री को सपोर्ट करने के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसा आपने बोला, तो स्पोर्ट्समैनशिप तो इसमें भी है कि आप अगर क्रिकेट खेलते हैं किसी के साथ, तो उसके बाद आपको हैंडशेक करना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आप जीत भी जाते हैं ट्रॉफ़ी फिर आप लेने से मना कर देते हैं, तो
अगर ये तो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी होगी ना ये बात, तो फिर इसको कैसे जस्टिफाई करेगी हिंदुस्तान? एक्चुअली जो आपने बात कही ना पॉडकास्ट से पहले, ये सेंटिमेंट्स, तो वहाँ पे 2 प्लेयर्स थे, राणा फाइम अशरफ और हारिस रऊफ। हारिस रऊफ आपको पता है कि टेपिया है, क्योंकि टेप बॉल क्रिकेट से है और उसे लोग टेपिया टेंसिया कहते हैं अब, क्योंकि उसने कभी डोमेस्टिक क्रिकेट देखी नहीं है। ही इज जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ बीबीएल, क्योंकि मेलबर्न स्टार्स जो उनकी बीबीएल की टीम है, वहाँ पे वो बॉलिंग अच्छी करते हैं, तो इसलिए वो पाकिस्तान टीम में आए हैं। तो उनके जो जेस्चर्स थे 6-0, उनके जो ये वाले जेस्चर्स थे जिसका बुमराह ने भी जवाब दिया था, और राणा फाइम अशरफ ने एक बहुत ही भद्दी फोटोग्राफ लगाई थी अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पे, अगर आपको याद हो, जहाँ पे पाकिस्तानी सोल्जर एक इंडियन लेडी की मांग भर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का रवैया बहुत ही हेटफुल है। और मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चेयरमैन है, जो इंटीरियर मिनिस्टर इज लाइक होम मिनिस्टर, जैसे हमारे अमित शाह जी है, वहाँ में मोहसिन नकवी है। तो उन्होंने भी ये कहा था कि इंडिया पे न्यूक्लियर अटैक हमें करना चाहिए, बोला था। जो कि अगर आप और हमें, तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हैंडशेक तो आई थिंक गवर्नमेंट का डायरेक्टिव था कि आप मैच खेलिए, आप हैंडशेक नहीं करिए, आप कोई हंसी मजाक उनके साथ मत करिए। लेट दिस बी अ मैसेज कि जब तक तुम अपना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म नहीं करोगे, हम तुम्हारे साथ हैंडशेक नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ कोई फ्रेंडली गेस्चर नहीं रखेंगे। हमारे ऊपर दबाव है, हमारी मजबूरियां है, इसलिए हम तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलने आए हैं। आई होप कि वो भी टाइम आए कि पाकिस्तान ऑल्सो गेट्स बैंड फॉर एटलीस्ट 20 years, जस्ट लाइक साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड हुआ था, उनकी 17-18 साल तक क्रिकेट नहीं हुई थी, 1992 में री-एडमिशन हुआ था, एंड टेररिज्म इज बिगर देन अपार्थाइड। तो इसलिए मैं चाहूंगा जो 15 साल पहले नहीं हुआ, जैसे मैंने आपको पॉडकास्ट के में बताया था कि 2008 हुआ, 2009 में गद्दाफी स्टेडियम में अटैक हुआ, 2010 में स्पॉट फिक्सिंग हुआ जिसमें आमिर, सलमान और आसिफ पकड़े गए, 2010 में जो स्टेप नहीं लिया गया, वो इन फ्यूचर कभी ना कभी स्टेप लिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इज अ मेनेस, पाकिस्तान इज अ न्यूसेंस। मुझे कभी लगता है कि यूएन को ना पाकिस्तान को एक सर्कल घोषित कर देना चाहिए कंट्री के बजाय, क्योंकि वहाँ पे ना सारे चलते फिरते नेटफ्लिक्स हैं। राइट, मतलब सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट आजकल वही दे रहे हैं वर्ल्ड को। हाँ, जितने नेटफ्लिक्स में ओटीटी सीरीज है, मैं तो अभी बैट्स ऑफ बॉलीवुड देखा, जो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, पर जिसके पास नेटफ्लिक्स ना हो ना, पाकिस्तानी कंटेंट देखो आराम से। और वो भी उनके न्यूज़ चैनल की जो क्लिपिंग आती है, वो आप वो देखो। हाँ, जैसे उनकी न्यूज़ क्लिपिंग्स में एक देख रहा था, फर्स्ट मैच से पहले 14 सितंबर के मैच से पहले किसी पैनलिस्ट ने बोला था कि ये तो वो लोग हैं जो सोमनाथ मंदिर को तोड़ दे, तो इंडियन टीम क्या चीज है। तो ऐसी कॉमेडी वो करते रहते हैं, हालांकि वो कंट्रोवर्शियल है, पर ऐसी कॉमेडी वो करते रहते हैं। तो हमारे भी लाफ्टर सोर्स है, क्योंकि हम इंडियन डिबेट्स को देखकर, न्यूज़ डिबेट्स को देखकर पक जाते हैं, तो कुछ तो लाइटर नोट होना चाहिए। सही बात है। तो बहुत बखूबी आपने समराइज किया। तो और जहाँ तक ट्रॉफी की बात है ना, एज ए न्यूट्रल फैन मैं इंडियन टीम के खिलाफ हूँ। एज ए न्यूट्रल फैन, आपने देखा होगा, अगर आप 2010 में वो स्पॉट फिक्सिंग वाला टेस्ट मैच देखा होगा, न्यूज में एक फोटो आई थी जहाँ प्रेजेंटर मोहम्मद आमिर या आसिफ को वो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दे रहा है, पर उसका मुंह बहुत ही रूठा हुआ है, और आमिर का मुंह भी रूठा हुआ है, आमिर और आसिफ का, बिकॉज दे हैव बीन कॉट। अगर तो तब उस बंदे ने जो अवार्ड दे रहा था, उसने कस्टम नहीं तोड़ी अवार्ड देने की। तो सूर्य कुमार यादव यहाँ गलत हो गए, उन्हें यहाँ कस्टम नहीं तोड़ना चाहिए था ट्रॉफी लेने की। वो कोई खुशी का एक्सप्रेशन नहीं बनाते, वो सीधा लेते और चलते बनते। ओके विभूर जी, आपने बहुत क्लियरली बता दिया कि क्या रीज़न थे इन सारी चीज़ों के पीछे। खेलना ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है, मजबूरी भी थी, बट ठीक है।
नाउ द पॉइंट जो आपने बोला कि बैन लगना चाहिए पाकिस्तान पे, ठीक है, लेकिन हम जब सेकंड साइड ऑफ पाकिस्तान देखते हैं, सेकंड साइड की IMF पैसा दे देता है, ठीक है, अदर कंट्रीज भी कहीं ना कहीं सपोर्ट में आ जाती है, मल्टीपल रीजंस हैं, तो उनको सपोर्ट भी भरपूर मिल जाता है, टेररिज्म वो करते हैं, सबको पता भी है। हम बैन वाली सिचुएशन पे बात कर रहे हैं, ऐसा कितना टाइम और लग सकता है आपके नज़रिए से, और ये इनको सपोर्ट जो मिल रहा है क्यों मिल जा रहा है बार बार, व्हाइल एवरीबडी नोज व्हाट दे आर डूइंग? इसका भी एक जियोपॉलिटिकल आंसर है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कंट्रोल करना चाहते हैं। ईरान आज की डेट में ना न्यूक्लियर प्रोग्राम्स बहुत बना रहा है, और अफगानिस्तान के थ्रू ईरान को छेड़ा नहीं जा सकता, बिकॉज अफगानिस्तान में अगर अमेरिका घुसेगी तो तालिबान उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए वो पाकिस्तान को एज अ बेट यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान, आपको मैं थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल वर्ड यूज़ करने वाला हूँ, पाकिस्तान एक होर है जिसको अगर आप पैसे फेंकोगे ना, वो आपके सामने यहाँ नाचेगी। वहाँ के सारे जनरल्स पैसा फेंकोगे, आपके लिए डिस्को करेंगे। अंबानी अडानी अगर उन्हें 5 बिलियन का चेक भी फेंकेंगे ना, 5 बिलियन का चेक फेंकेंगे या 5 बिलियन का चेक फेंकेंगे, तो अंबानी अडानी के लिए पाकिस्तान के जनरल्स काम करेंगे। तो पाकिस्तान तो ईरान को कॉम्बैट करने के लिए, क्योंकि ईरान के पास ना न्यूक्लियर फैसिलिटीज बहुत है, और ईरान की दो चीज़ है, कैपेबिलिटी और इंटेंट। कैपेबिलिटी और इंटेंट दोनों है। ईरान के ऊपर ना 1979 से सैंक्शंस अमेरिका लगा रहा है आफ्टर जो रेजिम चेंज हुआ। ईरान में कभी इतना रिजिड रेजिम नहीं था टिल 1979 के बाद जो रेजिम चेंज हुआ, जो खमीनी आया, खमीनी आपको जान के हैरानी होगी, वो इंडियन है, बाराबंकी से है। अच्छा, बाराबंकी से है। तो एज अ हिंदुस्तानी आपको खुश होना चाहिए कि हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया में। उसके CEO एक्सपोर्ट कर ही रहे हम। हाँ, उसका जो खानदान था वो 1857 में ये बिटूर में रुका था, जो लखनऊ के पास है। हाँ। वो रुका हुआ था। फिर वो इराक गए थे कुछ टाइम के लिए, फिर ईरान गए थे। इराक एक शिया स्टेट था और ईरान एक सुन्नी स्टेट था, तो वो ईरान चले गए थे। तो खमीनी का जो बाप है वो यहाँ पैदा हुआ था, बिटूर में, लखनऊ में। तो ईरान के पास इंटेंट और कैपेबिलिटी दोनों है, और ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं रशिया और चाइना। आपको ये समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड ऑर्डर का डायनामिक्स आपको समझना पड़ेगा। रशिया और चाइना आर फाइटिंग, हैव मेड अ पैक्ट कि हमें 2050 में रूल करना है। रशिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि तुम पूरे यूरोप पे रूल करो, और चाइना अपने 1949 के मॉडल पे चल रहा है कि हमें 2049 तक पूरी दुनिया में चाइनीज ऑर्डर लाना है, कि हर एक बंदा चाइना के इंस्ट्रक्शंस ही फॉलो करे। एंड चाइना ईरान को इसलिए नहीं छोड़ेगा क्योंकि चाइना और ईरान के बीच में 400 करोड़ की MOU हुई है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो रशिया और चाइना हमेशा अपने साइंटिस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि रशियन और चाइनीज साइंटिस्ट आर वर्किंग इन इरानियन लिबर्टीज फॉर देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम। और इसराइल को भी रशिया ने हड़का के रखा है कि अगर तुमने हमारे साइंटिस्ट को अगर छुआ भी, इसराइल को हम साफ कर देंगे। तो इसलिए अमेरिका इज यूजिंग पाकिस्तान कि वो अपना मुस्लिम कार्ड खेलकर ईरान को बैकस्टैप करेगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर रोका, ताकि पाकिस्तान का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो जेट्स थे F-16 के नूर खान एयरबेस में, वो तबाह हो गए थे। एंड डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल पूछा गया था कि आपने पाकिस्तानियों को क्यों दिया, जबकि आपको एक बात बता दूं, चाइनीज एयर जेट्स भी यूज हुए थे ऑपरेशन सिंदूर में। जब चाइनीज जेट्स फेल हुए थे, चेंगडू एविएशन जो चाइना की टॉप एविएशन कंपनी है, उसके स्टॉक प्राइस 12% गिर गए थे। तब 8% गिरे थे, आज की डेट में 12% गिर गए हैं। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने चुप्पी साध ली कि पाकिस्तानियों से पूछो, आई एम नॉट हियर टू आंसर ऑन दैट। राइट।
चलिए जियोपॉलिटिक्स की बात हम कर ही रहे हैं, तो आपके कुछ जो आपने आंसर किए हैं उससे ही मेरे कुछ क्वेश्चन निकल कर आ गए। वापस से फिर डिस्कशन को हम क्रिकेट की तरफ ले जाएंगे। पहले तो मैं उस जेस्चर की बात करूं जो थ्रू आउट द मैच बहुत फेमस रहा, ये वाला है ना, और वो हर न्यूज़ चैनल पे आप देखते भी होंगे या सोशल मीडिया पे भी, वो 6-0 करते रहते हैं, है ना, इंडिया को चिढ़ाने के लिए। आपने नूर बेस एयरबेस की बात की, मैं बात करना चाहता हूँ किराना हिल्स की, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आज क्लियर पिक्चर हम दे ही दें, कि क्लैरिटी तो मैं कह रहा हूँ कि हमें एयर मार्शल ने नहीं दी या फिर इंडियन नहीं, अभी ये चीफ बोला ना कि 10 पाकिस्तानी जेट्स को डिस्ट्रॉय किया था, राइट। तो थोड़ी क्लैरिटी कल भी मिल गई है, तो उसी को कंटिन्यू आज करते हैं। और बहुत ही कम शब्दों में ये बताना, देखो हम सबको पता कि जीते तो हम ही हैं, ठीक है। हमारे 26 लोग शहीद हुए, उनके 500 लोग शहीद हुए, और नॉट टू फॉरगेट कि 40 लोग जो बॉर्डर पे जो सेलिंग चली थी ना, 40 लोग वहाँ शहीद हुए ऑपरेशन सिंदूर में, राइट। तो अगर मैं उनको फिर भी अगर काउंट को सम अप करूँ तो 70 के अराउंड है लोग हमारे शहीद हुए। एक ऐसा मुल्क है पाकिस्तान जो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा है कि उन्होंने हमारे 79 लोगों को मार के, हमने उनके ऊपर जो ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने उनके कम से कम 500-600 लोगों को मारा, और फिर भी वो अपने आप को जीत डिक्लेयर कर देते हैं। अफरीदी अगले दिन बाइक लेकर निकल जाते हैं और गाने बजाते हैं, गाने भी उसमें हिंदुस्तानी गाने बजते हैं देशभक्ति के, और वो निकल जाते हैं और देश को गुमराह करने के लिए कि हम जीते हैं। तो थोड़ी बात कर लेते हैं किराना हिल्स पे, थोड़े स्टैट्स पे बात कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हमारा डिस्कशन फिर वापस क्रिकेट की तरफ आ जाएगा। तो पहले तो इस जेस्चर की बात कर लेते हैं, और इसके बारे में क्या बात करना चाहते हैं आप? आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान एक जो कौम है वो मदरसा छाप कौम है। मतलब जहाँ पे वो पूरी मतलब 70-80% कौम हैज स्टडीड इन मदरसा। तो मदरसा छाप कौम को क्या रियलिटी क्या समझ में आएगी? उन्हें वो फौजी बूट के अंदर फौजी बूट के अंदर उनकी जनरेशन पैदा हुई है। उनकी आर्मी ने जो उन्हें समझाया है कि 80 जीत गए, अपा जीत गए, तो उसी के नैरेटिव पे वो जिंदा है। वो 6-0 को जो दिखा रहे हैं वो सारे डॉक्टर इमेजेस है। उनके हर लीडर से पूछो, ख्वाजा आसिफ उनका एक डिफेंस मिनिस्टर है, पर वो उसकी शक्ल देखते हो ना तो वो हवलदार, वो यहाँ पे हवलदार भी नहीं है। तो उसे जब BBC वाले, जब अल जजीरा वाले जब पूछते हैं कि वेयर इज द प्रूफ दैट you shot 6 aeroplanes, तो वो कहते हैं एवरीथिंग ऑन द सोशल मीडिया, इट इज एवरीवेयर। शहबाज शरीफ खुद कहते हैं, खुद UN में कहते हैं 7-0, किसी वीडियो में कहता है 10-0। तो वो ऐसी कौम है जो सिर्फ सोशल मीडिया पे चलती है। वहाँ पे एक मिनिस्टर है अताउल्लाह तरर, उनका IT मिनिस्टर है। IT मिनिस्टर है तो आप समझते होंगे कि कोई नॉलेजेबल बात कर रहा होगा या कुछ ऐसे बात कर रहा होगा। वो कहता है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे आर मीम गेम वाज अप। मतलब जो हमारी यूथ थी ना, उसने मीम गेम ऐसा खेला कि इंडिया एयरफोर्स पागल हो गई। और वहाँ के कुछ मिनिस्टर्स थे, उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी का जो A-टीम गार्ड होता है ना, उसने अपने गन से ना इंडियन जेट को शॉट डाउन किया। और वहाँ पे बच्चों ने इंडियन जेट को पकड़ कर उसको पतंग बना के उड़ाया। तो अगर एसी मुल्क का ऐसा IQ लेवल है तो आप समझ ही सकते हैं कि ये जस्टिस बहुत कॉमन है, क्योंकि वहाँ पर आप फौज से सवाल नहीं कर सकते हो। यहाँ पर जैसे हम फौज से सवाल कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे कोई भी एक्शन हुआ तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी एशिया कप के दौरान एक बात है, खैबर पख्तूनख्वा KP के जो इलाका है उनका, वहां पे उन्होंने 30 निहत्तों को मार दिया था। क्यों पता है? क्योंकि वो बलूचिस्तान नहीं जा सकते और TTP भी उन्हें मार रहा है, तो अपनी डोमिनेंस कैसे शो करे? तो उन्होंने 30 बेकसूर लोगों को मार दिया, और वो स्टेटमेंट दे रहे कि उन्हें ऐसा लगा कि वहाँ कोई टेररिस्ट कैंप चल रहा है, जबकि वो ऐसा कुछ था नहीं। तो ऐसी कौम से आप क्या एक्सपेक्ट करें जो मदरसा छाप कौम है, जहाँ पर आपको एक बात बताऊं, आप शॉक होंगे, पिछले साल पाकिस्तान में 6 मिलियन ITR फाइलिंग हुई है। 6 मिलियन ITR फाइलिंग हुई है, और 40%
40% लोगों की जीरो इनकम है और वो लैविश फार्म हाउसेस में रहते हैं। उनकी गाड़ियाँ मतलब बहुत बड़ी है, मतलब मर्सिडीज टाइप की है, मर्सिडीज भी बड़ी है। तो इतना पैसा आया कहाँ से? और पाकिस्तान की एक बात है कि आपने कभी सुना कि इंडियन आर्मी का कोई जनरल होता है, उसके कोई बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटी है, या इंडियन आर्मी को जनरल बाहर है? आपने कभी नहीं सुना। वो इंडियन आर्मी का जनरल वसंत कुंज में या डिफेंस कॉलेज में थ्री बेडरूम अपार्टमेंट में ही रहेगा। उसकी जो पेंशन होगी वो उसकी बुक की रॉयल्टी होगी, या फिर उसकी जो इनकम होगी वो बुक की रॉयल्टी होगी, या फिर कोई पेंशन होगा। पाकिस्तान में इन्होंने इतना लूटा है कि दे हैव ह्यूज हाउसेस इन यूएस, यूके एक्सेट्रा, एंड कोई भी जनरल रिटायर होने के बाद अपने मुल्क में होता है, दे शिफ्ट टू यूके एंड यूएसए, एंड अभी तो पोर्चुगल टारगेट करें। तो जहाँ पे ये लोग जाएंगे ये लोग उस मुल्क को गंदा करेंगे। आपने लंदन में सुना होगा ग्रूमिंग गैंग्स कहाँ से शुरू हुआ? इन्हीं पाकिस्तानियों की वजह से। अभी तो मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान के प्लेयर्स ही इंग्लिश क्रिकेट टीम में इतने आ गए। शोएब बशीर, ये रेहान अहमद, ये कौन है? इंग्लैंड को अपना कोई स्पिनर मिला ही नहीं इतने सालों में। इंग्लैंड की तो बात ही अलग है कि वो उनका हर एक प्लेयर इम्पोर्टेड है। जेसन रॉय से लेके जोफ्रा आर्चर तक सब इम्पोर्टेड सारे इम्पोर्टेड प्लेयर। ओके विभोर जी, बखूबी आपने आंसर दिया इस क्वेश्चन का। अब मेरे पास दो बहुत छोटे छोटे से सवाल हैं, एक ही क्वेश्चन में समअप करता हूँ दोनों सवाल। एक तो पाकिस्तान वालों को जब इंग्लिश नहीं आते तो इंग्लिश बोलते क्यों है, पहली चीज़। दूसरा, शाहिद अफरीदी क्या करना चाहता है? शाहिद अफरीदी दूसरा इमरान खान बनना चाह रहा है। उसका दामाद सीपेक है, चाइना की इन्वेस्टमेंट उसका दामाद है। उसके दामाद की कुछ परफॉर्मेंस नहीं है, वो 2021 की रील पे ही जी रहा है। जो विराट और रोहित को उसने आउट किया था, के राहुल को आउट किया था, उसके बाद उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो शाहिद अफरीदी wants to be the PM of Pakistan because he has got the blessings of the army. उसको आर्मी हेडक्वार्टर से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि तुम्हें आज ये बोलना है, तुम्हें आज वो बोलना है, तो इसलिए वो रैली नहीं निकालता है। और शाहिद अफरीदी थोड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट होगा, कांग्रेस को ज़्यादा लाइक करता है, तो कांग्रेस वाले भी कुछ दिल में अनुमान रखते होंगे कि भाई पाकिस्तान के साथ पीस हो जाए। तो बात यही है। और जहाँ तक आपने बोला कि इंग्लिश बोलते हैं, तो पाकिस्तानी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, पाकिस्तानियों को बेइज्जती वर्ड उनके डिक्शनरी में नहीं है, उनको बेइज्जती फील होती नहीं है। और उनके मुंह पे आप थूक भी दो तो उनको लगेगा कि बारिश हो रही है। तो वो इंग्लिश का जितना मर्डर कर चुके हैं ना, वो उन्हें बेइज्जती फील नहीं होती। बेसिकली यही है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में भी। बहुत ही उम्दा परफॉर्म किया थ्रू आउट द टूर्नामेंट। सभी खिलाड़ियों ने अपना सर्वस्व दिया, लेकिन वहाँ पे एक उभरते सितारे निकल कर आए हैं जिनका नाम है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा के बारे में बात करते हैं, और साथ ही साथ में थ्रू आउट दी टूर्नामेंट जो इंडिया ने परफॉर्म किया उसके बारे में बात कर लेते हैं। और अभी जो टीम थी हमारी T20 की, वो कैसे आपको स्टेबल लगी? कुछ उसमें आपको लगे कि चेंजेस ज़रूरी है? किसी की परफॉर्मेंस अगर उस लेवल पे नहीं आई तो फिर उसके पीछे क्या कारण था? इस बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अभिषेक शर्मा तो मुझे लगता है कि वो ट्रेविस हेड के ही नक्श कदम पे चल रहे हैं। ट्रेविस हेड जैसे हमारा अगेंस्ट जैसे ऑल आउट अटैक करते थे, अभिषेक शर्मा वही शरीर रखेंगे और वही उनका नाच होगा, उन्हें चेंज नहीं करना चाहिए। जहाँ तक तिलक वर्मा का है, तिलक वर्मा इज अ सॉलिड आंसर टू आवर मिडिल ऑर्डर वोस। जितना भी मिडिल ऑर्डर में जो कचरा हो रहा है ना वनडे में, कि कभी अय्यर आ रहा है, कभी कोई और आ रहा है, तो तिलक वर्मा इज द सॉलिड आंसर कि उसके पास गेम सेंस है, उसके पास मैच्योरिटी है। मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 25 पे 3 होने के बाद तिलक वर्मा अपने ही बलबूते पे हमें विक्ट्री लाइन तक ले जाएगा। तिलक वर्मा ने बॉल अपने मेरिट पे ही बॉल खेला और पूरा दिखाया कि प्लेयर किसे कहते हैं। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं
करंट T20 टीम की, मुझे शुभमन गिल की परफॉर्मेंस से बहुत ही नाखुश हूँ मैं, क्योंकि शुभमन गिल अपने आप को समझता है कि वो तड़ी देकर T20 में बैटिंग कर सकता है, जबकि वो विराट की तरह टच आर्टिस्ट है। वो स्ट्राइक को, वो जो इनिंग्स को पेश करते हैं, इनिंग्स को एंकर करते हैं, फिर जाके वो लंबा स्कोर करते हैं। ही कांट बी जस्ट एन ओपनर, he can't play shots like अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव। तो मुझे खासकर लगता था कि अभी शुभमन गिल का टाइम नहीं आया है T20 सेटअप में आने का। एक्चुअली हुआ ये कि मैं आपको इंग्लैंड टूर पे ले जाता हूँ थोड़ा। लेट्स बैक ट्रैक टू इंग्लैंड टूर। जब इंग्लैंड टूर शुरू नहीं हुआ था, जब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने कहा था कि वो इंग्लैंड टूर पे आना चाहते हैं, तब इंग्लैंड ने सोचा होगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा तो आएंगे, हमारे पास जीवन एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे बोला तो है नहीं, तो क्या करें। तो इंग्लैंड ने सारी पाटा विकेटें बना दी, जहाँ पे हर मैच में 500-400 से ऊपर रन ही बनते थे। ये तो ऑपरेशन सिंधु हुआ, फिर ब्रेक हुआ, तभी जाकर ही हमारे दिलों पे जख्म लगा कि कोहली और रोहित शर्मा रिटायर हो रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि ये गलत डिसीजन था। अब इंग्लैंड टूर के बाद ये डिसाइड करते हैं कि उनका फ्यूचर क्या है। तो जब हमारी यंग लॉट आई और जब उन्होंने देखा कि वो लोग हेडिंगले में 487 रन मान चुके हैं और वो लोग बहुत मुश्किल से जीते थे। वो लोग इसलिए जीते थे क्योंकि बुमराह ने लास्ट सेशन में बॉलिंग नहीं की थी और हमारी भी बॉलिंग लाइनअप में से बुमराह ही स्पेयर हेड कर रहे थे। सिराज तो लेट आया। सिराज ने तो बस 5 में से 2 टेस्ट मैच अपने दम पे जिताए एंड बस स्पेयर हेड तो बुमराह ही कर रहे थे। तो जब भी इंग्लैंड ने देखा कि बुमराह को कैसे काउंटर करेंगे, सिराज को कैसे काउंटर करेंगे, तो उन्होंने पाटा विकेट ही बना दी। एज अ रिजल्ट बैट्समैन का उस तरह से टेस्ट नहीं हुआ जिस तरह से पिछले इंग्लैंड टूर्स में होता था। तो ये सारी गलती हैरी ब्रूक की है। अगर हैरी ब्रूक ओवल टेस्ट मैच अपने दम पर जीत लेता ना, तो शुभमन गिल T20 में आता नहीं, क्योंकि शुभमन गिल एज अ कैप्टन अभी भी सवाल है। मैं आपको IPL का मैच एक दे जाऊंगा, मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस। जॉनी बेस्टो वो एलिमिनेट होता है, रायन रिकल्टन साउथ अफ्रीका जाते हैं बिकॉज ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप प्रिपरेशन। उसी जगह पे जॉनी बेस्टो जो इंग्लैंड की टीम में भी नहीं है, प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग करते हैं और उस ओवर में वो 30 रन खाते हैं। कभी आपने देखा है कि किसी भी बैट्समैन के लिए एक बॉलर 6 बॉलों के लिए 6 अलग फील्ड लगाए? कभी नहीं देखा होगा। तो शुभमन गिल इज अ कैप्टन जिसको पहले IPL में प्रूव करना था कि वो IPL में अच्छा कैप्टन है। जैसे मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट में बताया ना कि आप अगर न्यू ज्वाइनिंग है, आप अगर जितना भी अच्छा काम करें, तो आपको स्टेप बाय स्टेप देखा जाता है कि आपको इस पोजीशन में दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अगर आप उसमें सक्सेसफुल रहते हैं तो फिर नेक्स्ट आते हैं। तो ऐसा ही है। मुझे लगता है कि शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी देना बहुत बड़ा रिस्क है। वो रिस्क क्यों हो रहा है? क्योंकि आप भी जानते हैं जीजी भैया द ब्लंडर किंग। वो चाहते हैं कि विराट और रोहित की DNA वाले जितने भी लड़के हैं ना, उन सबको दरवाजे के बाहर का रास्ता दिखाया जाए और मेरे को वही बंदे चाहिए जो यस मैन बने। इसलिए विराट और रोहित की कल जो टीम आई है ना, कल वो टीम में विराट और रोहित का बस नाम है। उनको साइलेंटली मैसेज दे दिया है कि वी आर नॉट लुकिंग एट यू फॉर 27 वर्ल्ड कप। जबकि दोनों ने पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोला है कि हम दोनों खेलना चाहते हैं, इच्छा जाहिर की है। हाँ, इच्छा जाहिर की है। तो एक्चुअली गंभीर इज अ पॉलिटिकल स्टूट। उसको BCCI वालों ने इसलिए हायर किया है कि उन्हें लगता था कि विराट और रोहित अपने मनमर्जी से इंडियन क्रिकेट को चाह रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। वो एक से बढ़कर एक प्लेयर दे रहे थे, वो आगे की टीम बना रहे थे। तो शुभमन गिल को एक बेट बनाकर
का कंधा यूज करके गंभीर गोलियां चला रहे हैं। मुझे डर लग रहा है कि शुभमन गिल का हाल बाबर आजम जैसा ना हो जाए कि कैप्टनसी के दबाव में उनका परफॉर्मेंस डाउन हो जाए। वरना तो जैसा बाबर का हाल हुआ है पाकिस्तान में, यहाँ शुभमन का हाल होगा। मुझे बस वही डर लग रहा है। और T20 का तो वो प्लेयर है ही नहीं। मेरे पापा भी शुभमन गिल के फैन है, और वो कहते हैं कि शुभमन गिल को ODI और टेस्ट में ही रहना चाहिए। T20 में आपको ऐसा ओपनर चाहिए जो 6 ओवर में 80 रन मारे, जो यशस्वी जायसवाल की सलाहियत है। तो मैं चाहता था कि जायसवाल और अभिषेक ओपनिंग करें। 3 पे सूर्या आए या सैमसन आए सूर्या के बाद, क्योंकि सूर्या का ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा। सैमसन एक और वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। ओके विभोर जी, अभी अब क्रिकेट पे इतनी बातें कर रहे हैं हम, ठीक है, वुमेन वर्ल्ड कप चल रहा है अभी, आपको पता हो तो, है ना? आप तो समीक्षक हैं तो आपको जरूर पता होगा, ठीक है। अभी आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी है, ठीक है। हमने अभी मेन वर्ल्ड कप पे या मेन एशिया कप पे बहुत सारी बातें कर ली। क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे विमेन वर्ल्ड कप या अभी जो हो रहा है, या इंडियन विमेन क्रिकेट टीम कहाँ जाने वाली है? अभी तक 7 बार की जो विनर है ऑस्ट्रेलिया है, वर्ल्ड कप विनर ऑफ विमेन। 7 टाइटल्स हैं, इंडिया के पास एक भी नहीं है आज तक विमेन में। कहाँ हम फ्यूचर देख सकते हैं? फ्यूचर तो अच्छा है, पर हमें ना थोड़ा, मेरी हमेशा एक गिला ये है कि इंडिया में स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हाई ट्यूटी होते हैं। जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हम हाई ट्यूटी करते हैं। हम पैडी अपटन को 2011 वर्ल्ड कप में लेके गए थे, मेंस वर्ल्ड कप में। एज अ रिजल्ट उसने माहौल अच्छा किया था, तभी हम वर्ल्ड कप जीत पाए थे। हम हॉकी में जब ग्वांगजो में, यही 3 साल पहले जब एशियन गेम्स हुए थे, उन्हें माहौल अच्छा किया था, तभी हम गोल्ड जीते थे, तभी हम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर पाए थे। वरना तो हमें क्वालिफाई खेले पड़ते, जैसे हमारी वुमेन टीम ने खेला था, वुमेन हॉकी टीम ने खेला था। तो ऑस्ट्रेलिया की जो एक औरत आप देखेंगे ना, वो एक औरत 2 मर्दों के बराबर है। राइट। तो ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना टफ है। पर मेरी सेमीफाइनल लाइनअप इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड है। साउथ अफ्रीका मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट मैच का वो उनका मोरल इतना हाई होगा कि वो सही क्वालिफाई कर ले। जहाँ तक आपने वुमेन्स टीम की बात की, तो वुमेन्स टीम में एक विवाद भी खड़ा हुआ सना अमीर को लेकर। सना अमीर ने जो आज़ाद कश्मीर बोला था, मुझे लगता है कि अगर मैं या आप पाकिस्तान से होते, आप अगर किसी टैलेंट को देखते कि वो POK से है, आप कमेंट्री में ये नहीं कहते कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आप वही लाइन बोलते जो आपके जनरल लोग कहते हैं, आज़ाद कश्मीर, आप वही बोलते। तो ये जैसे मैं कॉन्टेक्स्ट देखो ना, तो इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा इशू मोहसिन नकवी ने किया था, जितना बड़ा इशू पाकिस्तानी मेन प्लेयर्स ने किया था। इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, अब मुझे आपसे ये जानना है कि जीत तो गए एशियन ट्रॉफी, हाँ, लेकिन ट्रॉफी हमारे पास आई नहीं। अब आए दिन मैं सोशल मीडिया पे ये देखते रहता हूँ कि आज उन्होंने BCCI से माफ़ी मांग ली, आज वो वर्चुअल मीटिंग में माफ़ी नहीं मांगे। कभी वो कह रहे हैं कि सूर्य कुमार जब पाकिस्तान आएंगे हम एक इवेंट करेंगे, उस इवेंट में मैं सूर्य कुमार को हैंड ओवर करूँगा ट्रॉफी। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ट्रॉफी हम तक आएगी या नहीं आएगी? और अगर आएगी तो उसके पीछे हमारी BCCI या फिर हमारी गवर्नमेंट या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है इसके लिए? ट्रॉफी मैं आपको बता दूं, ट्रॉफी उन्होंने UAE में छोड़ के चले गए हैं। ट्रॉफी लाहौर में नहीं है, ट्रॉफी UAE में। तो UAE से पूरा ट्रांसपोर्ट होगा इंडिया तक, मुंबई में ट्रांसफर होगा। तो ट्रॉफी तो आने वाली है। जहाँ तक मोहसिन नकवी का सवाल है, आपको एक बार बता दूं, पाकिस्तानी पंजाबी लाहौरी, दे आर हार्डली वर्किंग। दे आर दोस्त जो कि बढ़ के मारते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे। आपको मैं एक बात बताऊं, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त एक रील आया, वहाँ पे एक आंटी जी थी। वो रील देख के ना पूरी हंसी आ गई। कि वो कही थी कि 80 घंटे तक जंग चली और हमारे जो बहादुर जवान थे, उन्होंने इंडिया के कुछ राफेल गिरा दे, कुछ एयरबेस पे हमला किया।
अगर सोचो कि अगर दोबारा इंडिया अटैक करे तो अंबानी अडानी के एस्टेब्लिशमेंट्स में अटैक करे। मुझे इतनी हंसी आई कि मैं हंसी रोक नहीं पाया। तो वो कौम ही वो बढ़ के मानने वाली कौम है। नथिंग इज सीरियस देयर। आप इकोनॉमी के ऊपर बात कर लो या एजुकेशन पे बात कर लो या किसी और मसले पे बात नहीं कर सकते। गुर्बत इतनी है, आप बात नहीं कर सकते। वहाँ की एक्स फॉरेन प्राइम मिनिस्टर थी हीरा रब्बानी कर। मैंने उनका एक क्लिप सुना। वो कहती, आपको पता होगा कि भुट्टो के टाइम में, जब जुल्फिकार अली भुट्टो थे, तब उनके टाइम में कहा जाता था कि हम लोग घास खा लेंगे पर एक एटमी मुल्क बन के रहेंगे। हिना रब्बानी खर बोलती कि मैं हमेशा कंफ्यूज रहती थी कि ये भुट्टो साहब कह क्या रहे हैं। मैंने अपनी एजुकेशन को खरीदा, मैंने अपनी जितनी भी फॉरेन स्कॉलरशिप है वो खुद अपने दम पे कमाया। मैं बहुत कंफ्यूज होती थी कि हमारे मुल्क में एजुकेशन क्यों नहीं है। फिर जाके हिना रब्बानी खर ने बोला कि आज जब मैं मोदी को देखती हूँ ना, मैं भुट्टो साहब को शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे मुल्क को एटमी मुल्क बनाया। क्योंकि उनके हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ऐसी पर्सनालिटी है जो पाकिस्तान पे कभी भी अटैक कर लेंगे। इसलिए उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो इसी का उन्हें गुमान है कि हम एटमी ताकत है, हम मोदी को न्यूक्लियर वॉर में हरा देंगे, जो कि सरासर गलत है। बिल्कुल गलत है। और मैं तो ये कहता हूँ कि एटमी ताकत अगर आपका मुल्क है तो सिर्फ आपका ही मुल्क नहीं है। हाँ, एटमी ताकत सबके पास है। लेकिन वहाँ आपने सही बोला कि वहाँ की जो जनता है वो इतनी ज़्यादा गुमराह है। क्योंकि मैं भी देखते रहता हूँ सोशल मीडिया पे कि जब भी इंटरव्यू होते हैं ना, वो एक ही बात करते हैं कि हमारे साथ अल्लाह है, हमारे पास जज्बा है और हम एक एटमी ताकत है। ये तीन वर्ड ही वो इस्तेमाल करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको इसी तरीके से नर्चर किया गया है कि उनको ये बिलीव हो चुका है कि हम हिंदुस्तान से स्ट्रॉन्ग हैं। उन्हें बोला गया कि तुम सुलेमान कासिम की औलाद हो, तुम घोड़े, तुम्हारा बाप घोड़े पे आया था, तुम इस कौम की दिफा करोगे। द ओनली पाकिस्तानी दैट आई लाइक जिसमें इंटेलेक्ट है was इमरान खान साहब। उन्होंने एक किस्सा बोला था जब 25 मार्च 2022 में जब उनका 30th एनिवर्सरी हुआ था वर्ल्ड कप का, उन्होंने अपने टीवी चैनल में बोला था, जब इंजमाम आए थे, वसीम अकरम आए थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला था कि 1989 में जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था शारजाह में या कहीं भी, तब वो बैटिंग करके बाहर निकल रहे थे। तो पाकिस्तानी सहाफ़ी ने बोला कि कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग हो रही है या कुछ हो रहा है, तो इस पे आप कुछ कहते नहीं। इमरान खान साहब ने बोला कि देखो दोनों देशों में गुर्बत है, ये चीज़ ना डिस्कस करके आप अगर ये डिस्कस कर रहे हैं तो उन्हें मजाक में बोल दिया था कि आप कश्मीर का फैसला क्रिकेट ग्राउंड में कीजिए ना। मीडिया को चाहिए कि कहीं से कोई सुरली मिल जाए, उसे तिल का ताड़ बना लेंगे। ऑन द नेक्स्ट डे इमरान खान साहब वाज पोर्ट्रेड एज अ विलन। तो ये नैरेटिव मीडिया गलत सेट करता है, राइट। कि उस टाइम इमरान खान, मुझे आज भी लगता है, अगर उन्हें ढंग से समझाएंगे, उन्हें हम समझाएंगे कि कश्मीर की प्रॉब्लम क्या है और हम क्या चाहते हैं एज अ नेबर, तो इमरान खान समझ पाएंगे। आपको मैं एक अंदर की बात बताऊं, आसिम मुनीर इज हेल्पिंग इमरान खान थर्ड वाइफ टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। रेहाम खान जो उनकी थर्ड वाइफ थी, वो उनको फंड कर रहे हैं कि फ्यूचर में आप प्राइम मिनिस्टर बनोगे। क्योंकि शहबाज शरीफ तो फॉर्म 47 की पैदाइश है, वो उसको देख के लगता नहीं है कि वो ज़्यादा रूल कर पाएगा। मतलब मैं ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में इतना हंसा था जब उसने बोला था कि मैं फजर की नमाज के बाद स्विमिंग पूल में था, मेरे को सीक्रेट फोन पे आसिम मुनीर का मैसेज आया कि इंडिया ने हम पे अटैक कर लिया। मैं स्विमिंग पूल से उठकर, स्विमिंग पूल वाली बात टीवी पे बोलने वाली क्या बात है। अब इस तरीके से भी इसको पोर्ट्रेट की, मैं घर में था अचानक, अब फजर की नमाज के बाद स्विमिंग पूल में था। मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास स्विमिंग पूल भी है, इतने भी गरीब मत समझो मैं। और
एक्चुअली, और इमरान खान को जो इतना मसीहा समझ रहे हैं ना, आसिम मुनीर बिलीव्स दैट रेहम खान को अगर खड़ा करेंगे ना एज फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, तो क्राउड रेहम खान की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि अगर आप चाहे जितना भी संत हो, आपके जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस है, अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस करते होंगे अपनी बीवी के अगेंस्ट, तो आपकी बीवी ही आपको एक्सपोज करेगी पूरी पब्लिक के सामने। तो पाकिस्तान इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ रेहम खान टू काउंटर इमरान खान। दैट्स माय अल्टीमेट स्टेटमेंट। ओके, सो विभोर भाई आपने बखूबी बता दिया कि क्या चल रहा है पाकिस्तान में या कंट्री में ओवरऑल, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपने बोला कि आप किसी पे भी बात कर लो, आप आईटी सेक्टर पे बात कर लो, जीडीपी पे बात कर लो, एजुकेशन पे बात कर लो, वो हर केस में हमसे नीचे हैं, सिर्फ एक चीज को छोड़ के। आपको भी पता होगी शायद वो चीज, वो जाहिलापन है। और उनकी आर्मी जो है वो हर बिजनेस में है, रियल एस्टेट में या बेबी प्रोडक्ट्स में, जबकि कोई भी देश की आर्मी सिर्फ सरहद की दिफा करती है। राइट, बिल्कुल। तो इसी के साथ अब मैं चाहता हूँ कि आप एक राइटर तो हैं ही, मैं देख रहा हूँ कि आप पॉडकास्ट पे भी अपनी एक बुक लेके आए हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को इस बुक के बारे में जरूर बताएं, ताकि उनको पता रहे कि हाँ, इस बुक में उनको क्या मिलने वाला है। ये जो बुक है मेरी कबीर मीट्स कबीर, इसमें एक नाम के दो शक्ल हैं, दोनों की सेम शक्ल है, एंड वन इज़ अ बॉलीवुड सुपरस्टार एंड वन इज़ अ सीक्रेट सर्विस एजेंट, एंड दोनों एक रात में दोनों का एक्सीडेंट होता है, and how their lives interchange, how they get second chance of love, family, and how the two get together to avert a terrorist attack in Kochi। इसके ऊपर है। इसका सेकंड पार्ट अगले साल तक आएगा, एंड आप इसमें मतलब एस्पोनेज थ्रिलर है, पर एक इमोशनल ड्रामा है बिटवीन द टू कबीर्स, देयर रिलेशनशिप्स, देयर फैमिलीज, उनका पास्ट कैसे था। और मैंने इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट अटैक को कवर करने की कोशिश की है, जो 23 जून 1985 में गणेश का एयर बॉम्बिंग हुई थी, जो खालिस्तानी टेररिस्ट ने किया था। तो 40 साल हो गए, इंडिया में 330 जो लोग थे वो मर गए थे इस अटैक में, और आज तक उन फैमिलीज को कभी इंसाफ नहीं मिला है। तो मेरी इस बुक से एक कोशिश है कि वो टॉपिक को जब आप पढ़े तो आप इंटरनेट पे रिसर्च करें, और अगर कोई अगर ज्ञानी व्यक्ति अगर हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, तो हमारी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछे कि उन 330 लोगों को कब इंसाफ मिलेगा। अच्छा, ये बुक अगर किसी को खरीदना है तो उसको क्या करना होगा? उसको अमेजोन पे जाना होगा। 250 रुपीज़ की बुक है, ये अमेजोन पे अवेलेबल है। तो इस बुक की लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे, आप जाइए, क्योंकि मैंने ये बुक पढ़ी है, मनोज भाई ने ये बुक पढ़ी है, बहुत ही मज़ेदार बुक है, और मुझे मनोज भाई को, हम दोनों को इंतज़ार है इसके पार्ट 2 आने का, और बहुत ज़बरदस्त उम्दा बुक लिखी है। तो मैं चाहूँगा कि ये बुक को आप ज़रूर से ज़रूर खरीदें। और इसी के बाद विभोर जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये सेकंड पॉडकास्ट आपके साथ हमने शूट किया है, एंड आई एम श्योर कि आने वाले टाइम पे हम बहुत सारे ऐसे मल्टीपल पॉडकास्ट शूट करेंगे, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सारे लोग समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और उसके बारे में पता करना चाहते हैं, ठीक है। और ऑडियंस के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि आई होप कि अभी तक आपने इस पॉडकास्ट को एंजॉय किया होगा, आपको इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट का एंगल समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, आने वाले टाइम पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं क्रिकेट को लेकर, और इवन तो जियोपॉलिटिक्स को लेकर आप कुछ प्रेडिक्शन इस पॉडकास्ट के बेसिस पे लगा सकते हैं। और इसी तरीके के मज़ेदार पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल विजनरी वॉइस बॉक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।